हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह। आज की हमारी जो क्लास है संविधान के अंतर्गत, और संविधान के पृष्ठभूमि में हम पढ़ रहे थे, और पृष्ठभूमि में मैं आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वहां तक मैंने आपको एनालिसिस कर दिया था। आज की हमारी जो क्लास रहेगी बहुत ही मस्त और मज़ेदार होने वाली है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अब आगे की चीज़ को अगर समझा जाए तो एम एन रॉय को समझेंगे। एम एन रॉय 1934, मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे, उनके द्वारा संविधान सभा जो थी उसके गठन की मांग की गई। मानवेंद्र राय वो व्यक्तित्व थे जिन्हें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कौन है, तो आप तुरंत आंसर देंगे मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय। सेकंड पॉइंट, अगर वर्ड में अगर पूछा जाए तो एक पॉइंट वर्ड का भी बन सकता है, तो उसमें बता देंगे वर्ड में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक किसको माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। संविधान के विचारों की जो व्याख्या प्रस्तुत की, या संविधान के विचारों को प्रतिपादक जो माना जाता है, वो भी किसको माना जाता है? मानवेंद्र नाथ राय को माना जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां तक की बात समझ में आई। अगर हम बात करें कि जहां तक संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मांग प्रस्तुत की किसने बताओ? महात्मा गांधी ने 1922 में। और कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई वो 1935 में की गई। तो ये कुछ मेजर पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैंने समझाया है उतना आप नोट कीजिए। ओके, आइए। एम एन रॉय। अरे भाई बैठ जा। मानवेंद्र नाथ रॉय। इसका पेंसिल हम दूसरी ले लेते हैं। ओके, चलो। मानवेंद्र नाथ राय। पहला पॉइंट क्या कहेंगे इसमें? मैंने क्या समझाया आपके लिए बच्चों, बताओ। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए ये समझाया कि इन्होंने क्या किया, बताओ। संविधान सभा के गठन की मांग की कि भारत में संविधान निर्माण के लिए भारतीयों का संविधान होना चाहिए, और उस संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी इनके द्वारा मांग रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बात मांग की ही हो रही है तो यहां पर बता देंगे आप कि जो मानवेंद्र राय थे, इन्हें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें किसको, कि वर्ड की बात कर लेते हैं, तो कम्युनिस्ट विचारधारा एक पॉपुलर विचारधारा रही है, तो बता देंगे कम्युनिस्ट विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट है रूस की लेनिन। रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी 1917, और वहां पर समाजवादी विचारधारा प्रभावी हुई, और उस विचारधारा के तहत रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, और आप कह सकते हैं समाजवाद की स्थापना हुई वहां पर। अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए। जो हमारे मानवेंद्र नाथ राय थे, जैसा कि मैंने बताया, संविधान के विचारों का प्रतिपादक कहा जाता है। संविधान के विचारों का संविधान के विचारों का प्रतिपादक मानवेंद्र नाथ थे। मानवेंद्र नाथ को
माना जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, जब हमारी बात संविधान सभा के गठन की बात हो रही है तो अलग से पॉइंट लिख सकते हैं नोट डाल करके, और वो यहां पर आप बता सकते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करें तो यहां पर पॉइंट अच्छा रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब की गई, तो वो समय आप याद रखेंगे जैसा मैंने बताया था 1922 1922 में। अगर यही बात अगर हम कांग्रेस के बारे में करते हैं तो कांग्रेस का पॉइंट भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप इसे नोट करेंगे मेरे बच्चों कि कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वो कब की गई तो बता देंगे 1935 में। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। ओके, मनोज कैसा है रे तू? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। नोट करो फटाफट से। हाँ बोलो, पूछो ना। ए चंचल, ए बावली, तू बता तो सही। तेरे दिल में जो बात हुआ करे बेझिझक पूछा कर, है क्यों? हाँ, दुख लेकर के साथ नहीं जाना है, सारे दुख का निवारण मुझे यहाँ करना है ना? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? नहीं, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये तो हो गई एम एन रॉय की बात। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम चर्चा करें मेरे बच्चों, मेरे ऑनलाइन साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये समझना है कि जब हमारी ये बात इतनी पहुंच गई तो अब हमारा पॉइंट आता है किसका, कैबिनेट मिशन का। किसका? अगस्त प्रस्ताव के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के बारे में दो दो बातें आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं 1935 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, है ना? गांधी जी ने पहले भी चेताया था कि भाई आप 1935 के तहत जो स्वराज मिला है स्थानीय स्तर पर यानी कि प्रांतीय स्तर पर, आप इससे खुश ना रहो, क्योंकि छल है, ये कपट है, अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। लेकिन भाई सत्ता की बहुत दिन से दूर और लोग गुलामी की जंजीर में थे, उन्हें जब सत्ता का उपभोग मिला तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसे प्राप्त भी किया, एंजॉय भी किया। क्लियर हुआ? जो अंग्रेज अधिकारी उन्हें मारते थे, पीटते थे, अब उनके सामने सलामी कर रहे हैं, तो ये चीज तो बहुत बड़ी बात थी, है ना? खैर जो भी हो, भारत को बिना भारत के नेतृत्व की अनुमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। और जब ऐसा हुआ तो इससे भारतीय नेतृत्व असंतुष्ट हो गया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त दिलाने के लिए एक अंतिम निर्णायक आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस चीज को देखा जाए तो वर्ल्ड के सिनेरियो में देखा जाता है, तो इतिहास में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटी की क्लास है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल उधर नहीं जाना है। तो ब्रिटेन भी अंडर प्रेशर में था क्योंकि मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ रहे थे और धुरी राष्ट्रों की स्थिति मजबूत थी, इसलिए वो भारत में कोई आंदोलन नहीं चाहते थे। तो उन्होंने समझौते के लिए क्या किया बताओ? अगस्त प्रस्ताव भेजा 1940 में। अगस्त प्रस्ताव जो था उसमें क्या था?
भारत में जो वायसराय थे वो लिन लिथगो थे। भारत में वायसराय उस समय कौन थे? लिन लिथगो। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को क्या किया? स्वीकार किया। हालांकि ये इससे कुछ ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। इसमें एक आध यही पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो बेसिक है। फिर उसके बाद में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई आप आंदोलन मत करो, है ना। महात्मा गांधी को भी समझाया सबको, और इसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में। जब क्रिप्स मिशन 42 में आया, उसे आउटडेटेड चेक की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने, है ना। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम, महात्मा गांधी ने एक ही बात कह दी थी कि देखो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संविधान सभा कुछ भी सब कुछ खत्म करो, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता से हम कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, चलो हम आपको स्वतंत्र कर भी देंगे, लेकिन कम से कम इस युद्ध को समाप्त तो हो जाने दो। गांधी जी ने कहा कि अच्छा, भूल गए वो पहला प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें आपने यही बात हमसे कही थी और कहा था कि हम स्वराज देंगे, तो आपने स्वराज नहीं दिया था, रॉलेट एक्ट दिया था हमें। इसलिए अब हमें बाद में कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए वो अभी चाहिए। गांधी जी इस बात पढ़ गए, और गांधी जी की बात तो आप जानते हैं, बालू से कांग्रेस खड़ी कर दूंगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखे थे उन्होंने, है ना। करो या मरो का स्टेटमेंट जारी हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी भी इस प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं थे, कोई भी मूड में नहीं था। उन्होंने से आउटडेटेड चेक की संज्ञा दे दी कि यार तुम्हारी स्वतंत्रता खुद की खतरे में। क्यों? क्योंकि जापान बहुत बड़े स्तर पर क्या था, उभर रहा था, जर्मनी, नहीं समझे, इटली। इसलिए कहा आप हमारी स्वतंत्रता को छोड़ो, आप अपनी स्वतंत्रता को बचाओ, ठीक है ना। और चाचा नेहरू ने क्या कहा? दिवालिया बैंक का चेक घोषित किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो ये दो चार बातें इन दोनों के बारे में आप लिख दीजिए। ओके, आ जाओ। कहानी पूरी हुई। अब जितना समझा है उतना आप यहां पर नोट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगस्त प्रस्ताव 1940। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, वायसराय। उस समय भारत में वायसराय कौन थे? लिनलिथ को, ये पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बता देंगे, दूसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत क्या बात की? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार, पहली बार संविधान सभा, संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। नोट कर लेना मेरे बच्चों एक एक चीज को, है ना। संविधान पढ़ा रहा हूं तो इतने मस्त तरीके से पढ़ाना है जिससे कि आपको फिर कभी मेरे जैसे टीचर से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर आता है आपका क्रिप्स मिशन। नाइनटीन 1942। अगर यहां पर बात करें तो इसको आउटडेटेड चेक की संज्ञा दी, तो इस पॉइंट को यहां पर आप बता सकते हैं। पहला पॉइंट, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे क्या कहा गया? आउटडेटेड चेक कहा गया। जबकि इस मिशन को किसके द्वारा बताओ? इस मिशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दिवालिया बैंक का चेक घोषित किया गया।
तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए वह प्रयास जिसे आउटडेटेड चेक की संज्ञा दी गई महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन सा था? क्रिप्स मिशन। और दिवालिया बैंक का चेक कहा पंडित चाचा नेहरू ने, वो कौन सा था? वो भी क्रिप्स मिशन था। क्योंकि इनसे हमारे भारतीय नेतृत्व इनके प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हुए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। ओके, चलो नोट कर लो इस पॉइंट को, सारे लोग नोट करेंगे। नोट किया? ए दीपक, हो गया बेटा? गुड, बहुत बढ़िया, करो जल्दी से। दिवालिया बैंक का मतलब होता है, दिवालिया का मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए कि मान लीजिए ऐसा बैंक जो डूबने वाला है, समझ रहे हो? ऐसा बैंक जो डूबने वाला है, उसका चेक आपने दे दिया, है ना? मान लीजिए आपका अकाउंट ऐसी बैंक में है जो क्या है? डूबने वाली है, और ऐसी बैंक का चेक आपने किसी को काट के दे दिया, तो वो कैश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बात खत्म। क्लियर है ना? तो दिवालिया बैंक का चेक, ठीक है ना, आउटडेटेड चेक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब समझो इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी बड़ी मजेदार है, तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बता दूं? बिल्कुल जी, लो बताता हूं। देखो, कैबिनेट मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अरे भाई कहां से आ गया यार? चलो मैं दोबारा प्रयास कर लेता हूं। कैबिनेट मिशन 1946, चलिए इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आप यहां पर समझेंगे। क्या समझना है? पहला पॉइंट तो ये था, यहां पर आप समझिएगा इस मिशन के बारे में। ये 3 सदस्यीय मिशन था। कितना? 3 सदस्यीय। स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, है ना? और इसके अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात कही गई, और संविधान सभा के गठन के साथ साथ उसकी संख्या का निर्धारण किया गया। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, और संख्या में भी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि निर्वाचित सदस्य कितने थे और मनोनीत सदस्य कितने थे। और उन निर्वाचित सदस्यों में से भी आपको समझना है कि कितने प्रांतीय क्षेत्र से, कितने कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी का मतलब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ऐसे समझ लीजिए जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश अर्ध राज्य की तरह होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इनकी डिटेल में लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप ये संख्या याद रखिए। कोई भी एग्जाम आज तक हुआ है, इससे बाहर कोई चीज पूछी नहीं गई है। फिर फालतू में बाल की खाल नोचने से कोई फायदा नहीं होता है। पता चला अननेसेसरी आप क्या करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, है ना? चलिए, तो अब हम अगर बात करते हैं तो यहां पर इस चीज को समझेंगे। तो क्या समझेंगे कि ये कितने सदस्यीय था, उसके बारे में बता दीजिए। 3 सदस्यीय मिशन, और 3 सदस्यीय मिशन थे, तो उनमें तीनों के नाम लिख दो। क्या नाम थे? तो बता देंगे। पहला नाम, पहले कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स, नाम याद रखना। दूसरा नाम क्या था मेरे बच्चों, बताओ? एथिक लॉरेंस। तीसरा नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड के, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, 3 सदस्यीय मिशन था ये। और महत्वपूर्ण बात ये थी
कि इसके अंतर्गत संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में बताया गया। तो बता दीजिए, संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई, और वो संविधान सभा की सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर आप बता देंगे 389। 389 सदस्य संख्या के अंतर्गत आप यहां पर ये बात जरूर बताएंगे कि इसमें से मनोनीत सदस्य की बात बताओ और निर्वाचित सदस्य। कहानी अगर यहां से आगे समझेंगे तो आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा क्या, कि जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 296। जबकि अगर आपसे मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो वो बताएंगे कितना, बताओ 93। अब मनोनीत तो मनोनीत है रियासती क्षेत्रों से। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी आप बता देंगे, क्या बताना है, कि जो ये 296 जो थे आपके, इनको दो भागों में बांट दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा बताओ, इसमें से अगर बताएंगे तो इसमें से ये बता दीजिए प्रांतों से। प्रांतों से मतलब जहां ब्रिटिश शासन सीधे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ऐसे मान लीजिए जैसे केंद्र शासित प्रदेश। अगर ये पॉइंट अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर मेरे बच्चों आप तुरंत बता देंगे प्रांतीय क्षेत्रों से कितने थे, 292, 292। अब बच्चे कितने, 4, तो यहां पर कितने आ जाएंगे बताओ बच्चों, 4 सदस्य। कितने, 4 सदस्य। नोट कर लो इसे अच्छे तरीके से, है ना, एक एक पॉइंट को नोट करना है ना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, अच्छे से नोट करो। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। क्लियर है? ए चंचल हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। मेरे साथ साथ नोट करते चला करो, जब मैं समझाया करूं ना तब आप समझ लिया करो, और जैसे ही मैंने समझा दिया, बोर्ड पे काम करना शुरू किया, तो फिर आप क्या कर लेंगे, सब लोग नोट कर लिया करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट वाले शुरू हो जाओ। तो आपने भी, मैं उम्मीद करता हूं, नोट कर लिया होगा, आगे की चीज समझिए। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें किसकी, यहां पर आप समझेंगे पॉइंट अगला। ये तो संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में हुआ। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन। अरे भाई संख्या निर्धारित हुई, निर्वाचन निर्वाचन तो करना है ना। अब वो सदस्य आएंगे कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, क्या क्या होगा, क्या सिस्टम है, तो संविधान सभा का निर्वाचन। आओ, संविधान सभा का निर्वाचन। अब संविधान सभा के निर्वाचन की बात कर देते हैं तो यहां पर आप समझेंगे संविधान सभा के निर्वाचन से संबंधित कई सारे फैक्ट बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। पहला प्रश्न ये होता है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ। तो याद रखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ।
पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए जो निर्वाचन की प्रणाली जो थी, सिस्टम जो था, वो सिस्टम कौन सा एडॉप्ट किया गया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संपणीय मत प्रणाली को क्या किया? एडॉप्ट किया, है ना। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, वहां भी समझाऊंगा अच्छे से, और जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। तो हमारे यहाँ किस किस में एडॉप्ट किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, इस प्रणाली के तहत सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन किया गया। मजेदार बात यह है कि निर्वाचन के लिए, निर्वाचन जो हुआ था, निर्वाचन के लिए सदस्य जो थे उनके लिए जनसंख्या कितनी थी? तो निर्वाचन के लिए एक सीट के लिए सदस्य जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख, यानी 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जितना समझाए पहले वो नोट करो, फिर आगे समझाऊंगा, फिर उसको बताऊंगा। तो आप बताइए इस चीज को। तो यहां पर क्या बताएंगे? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में। याद रखना, समय बता दिया आपने। अब आगे बता दो। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट अगला पॉइंट बता देंगे कि निर्वाचन की प्रणाली, जिस निर्वाचन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया वो निर्वाचन प्रणाली कौन सी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो इस निर्वाचन की प्रणाली को नोट कर देंगे मेरे बच्चों। आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय, एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बता दीजिए। यहां पर क्या बताने जा रहे हैं आप? बताओ। यहां पर आगे का पॉइंट ये बताएंगे कि उस संविधान सभा का जो निर्वाचन किया गया था, तो एक सीट के लिए जनसंख्या, निर्वाचन हेतु एक सीट के लिए जनसंख्या, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये वाला, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये कितना बता देंगे मेरे बच्चों? 10 लाख। दैट क्लियर नॉट? 10 लाख। चलो फटाफट से नोट करो, जिससे कि मैं स्लाइड चेंज करूं और आगे की महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपको जानकारी दूं। ओके बेटा, नोट करो। आपने नोट किया होगा, वेरी गुड। चलो हो गया नोट, गुड। आगे बढ़ो। आगे की चीज में अगर हम समझाएं तो यहां पर आप समझेंगे अगला पॉइंट कि जो संविधान सभा थी, ठीक है ना,
और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित हो गए, तो उनकी दलगत स्थिति क्या थी? राजनीतिक दल, है ना? तो दल में आप जानते दो थे। पहला कौन था बताओ? एक तो मुख्य हो गया कांग्रेस, दूसरा था मुस्लिम लीग, बाकी अदर चीज बात है। तो किसको कितनी कितनी सीट मिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जानते हैं उस समय के जितने भी प्रांत, सब में किसकी सरकार बनी थी बताओ? कांग्रेस की। बहुमत उसी को मिला। तो सीटों का आवंटन कैसे कैसे हुआ, किसने कितनी कितनी सीटों को जीता, है ना? तो वो आप बता देंगे। तो यहां पर आप बताइएगा पहला पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों का राजनीतिक दल, अगर देखा जाए तो यहां पर आप बता देंगे पॉइंट वाइज, 3 पॉइंट बना दो, 2 और 3। पहले नंबर पर कौन थी बताओ? कांग्रेस। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग। तीसरे नंबर पर अन्य कर सकते हैं, अदर। ठीक है, अच्छा। अगर यहां पर देखा जाए तो सीटें कैसे कैसे प्राप्त हुई, तो वो यहां पर लिख देंगे। 208 सीट प्राप्त की किसने बताओ? कांग्रेस ने। 73 सीट प्राप्त की किसने? और यहां पर कितनी बची? 15 सीट। नोट कर दीजिए। क्लियर है? दलगत स्थिति बता देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा कुल कितनी सीटों को प्राप्त किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी, तो वो सब आपको यहां पर पता होना जरूरी है। अब एक पॉइंट आता है, जनरल पॉइंट, आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट आता है कि वे सदस्य कौन से थे? वे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव में भाग नहीं लिया। 2 व्यक्ति थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना? तो यहां पर इस पॉइंट को आप चाहो नोट करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया, यानी कि वो संविधान सभा का सदस्य बनना ही नहीं चाहते थे। इसमें 2 नाम बता दीजिए जो मैंने अभी अभी बताया आपको। कौन कौन से नाम थे मेरे बच्चों, बताओ? पहला नाम था आपका महात्मा गांधी। बोलो कौन से गांधी, बताओ मेरे बच्चों? सब लोग जोर से बोलेंगे, महात्मा गांधी। और दूसरे कौन थे मेरे बच्चों, बताओ? मोहम्मद अली। कौन से अली बताओ? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना। कौन से जिन्ना बताओ मेरे बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया, दोनों नाम लिख देंगे। अच्छा, इसमें जब आप बता ही रहे हैं तो एक बात और बता देंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया और बाद में त्याग पत्र दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहां आप बता देंगे।
जय नारायण प्रसाद, और दूसरा नाम आता है तेज बहादुर शत्रु। दोनों के नाम लिख दो। क्लियर है? तो संविधान सभा का निर्वाचन से संबंधित जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपके पास होना चाहिए, और आपको इस बात का एहसास भी रहना चाहिए कि जितना मैं देता जा रहा हूं, अब तक के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, जहां भी आपने पार्टिसिपेट किया हो, जहां भी आपने देखा हो, सारे क्वेश्चन अगर टॉपिक को देखा जाए टॉपिक वाइज तो उससे बाहर नहीं है ना? तो सब कुछ आपके सामने है, नोट कर लो इसे अच्छे से। ओके, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। हो गया? बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। हमने संविधान सभा के बारे में समझ लिया, संविधान सभा की जो निर्वाचन से संबंधित जो पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे किस पर, कि जो संविधान सभा थी, ठीक है ना, संविधान सभा के अंतर्गत पहला पॉइंट एक आपको समझना है कि जिसमें अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या कितनी थी, अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या कितनी थी, ये पूछी गई है आपसे इंपॉर्टेंट, उसी के अंतर्गत आप नोट कर देंगे। तो बता दीजिए इसके अंतर्गत क्या बताएंगे। संविधान सभा के अंतर्गत अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी के सदस्य, ध्यान रखना कितने थे, 26 सदस्य। और ये कैसे थे बताओ, निर्वाचित, ये ध्यान रखना, कैसे सदस्य थे बताओ, निर्वाचित। अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य, इनकी जो संख्या थी वो बच्चे बता देंगे 33। कितने सदस्य बताओ, 33 सदस्य थे। और ये कैसे थे बताओ, निर्वाचित। नोट कर लीजिए इनको। अब इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है वो किस पे चर्चा करनी है बच्चों बताओ, हमें चर्चा करनी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही, तो पहले से नोट कर लो, उसके बाद में इस पर चर्चा करते हैं। राइट, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट उससे जुड़ेंगे वो आराम से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गया, चलो आओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। जरा कार्यप्रणाली पर चर्चा करके देख लेते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो समझो यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, और महत्वपूर्ण बात यह थी जिसकी अध्यक्षता की थी अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और आप जानते हैं ये सारे प्रश्न बहुत इजीली समझ में आते हैं, सब लोग पढ़े हुए भी होते हैं, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बराबर आता है इससे। तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझने की बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसकी कार्यप्रणाली में इसकी बैठक को लेकर के है, इसकी मीटिंग को लेकर के है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जिसमें से महत्वपूर्ण जो मीटिंग है, जहां पर महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य किया, उन मीटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? बैठक में। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैठक। ठीक है बच्चों, अगर हम बैठक की बात करें तो आगे चलो। इसकी प्रथम बैठक, इसकी पहली बैठक की अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे। क्या बताना है इस पर? यहां पर समय 9 दिसंबर 1946। और जब ये मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। और याद रखेंगे ये कैसे थे बताओ? अस्थायी। अस्थायी तौर पर इनको क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें कुछ खास नहीं, केवल समय ध्यान रखेंगे। सेकंड जो इसकी मीटिंग रही, उसका समय जो रहा वो आप ध्यान में रखेंगे, एक दिन बाद ही हो गया, 10 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसकी तीसरी मीटिंग जो रही वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस तीसरी मीटिंग के अंतर्गत क्या हुआ वो आप समझ लेंगे। इसकी तीसरी मीटिंग में आप यहां पर समझेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, समय ये हुई आपकी 11 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा पॉइंट, इस मीटिंग के अंतर्गत जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, उपाध्यक्ष किसको बनाया? उपाध्यक्ष का जो पद दिया गया वो किसको? एच.सी. मुखर्जी। याद रखना मेरे बच्चों, एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? बी.एन. राव। बी.एन. राव को। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया? के.एम. मुंशी। किसको मेरे बच्चों बताओ? के.एम. मुंशी को बनाया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस मीटिंग के अंतर्गत आपको बताएंगे कौन कौन से। थर्ड मीटिंग इसकी हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष ब्रैकेट में आप बता देंगे, स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बेनेगल जो आपके बी.एन. राव हैं उनको बनाया गया। सचिव किसको बनाया गया? के.एम. मुंशी को बनाया गया। क्लियर हो गया? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आप नोट करेंगे। इसकी जो अगली मीटिंग थी वो आप समझिए, इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग रही वो फोर्थ मीटिंग रही। और इसका समय आपको पता होना चाहिए। हर दिन इसकी मीटिंग हो रही थी और हर दिन की मीटिंग का डेट आपको पता रहना चाहिए। 11 के बाद 12 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
लेकिन इस फोर्थ मीटिंग के बाद इसकी पांचवी बैठक हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उस पर हम चर्चा करेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। नोट कीजिए। तो फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग। ओके, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो एक कौन सी मीटिंग हो गई आपकी बताओ? पहली। और कौन सी बताओ? तीसरी। और इसके बाद कौन सी आएगी? पांचवी बैठक। ओके, चलो, हो गया नोट? गुड। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी। मैं इधर बता देता हूं, आप उधर लिख देना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। संविधान सभा की अगली बैठक, पांचवी बैठक, इसके बारे में आप बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसे आप, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जाता है, तो यहां पर आप बता दीजिएगा। पहला पॉइंट, समय। समय कितना? 13 दिसंबर 1946। अब अध्यक्ष तो सेम वही रहेंगे, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। अब आगे पॉइंट करिए, इस बैठक में हुआ क्या था? इस बैठक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 8 पॉइंट थे, 8 बिंदु थे, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की मार्गदर्शिका या प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस संविधान सभा के द्वारा पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकृति प्रदान की 22 जनवरी 1947 को। ये डेट पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा जाता है संविधान की मार्गदर्शिका या प्रस्तावना के रूप में किसको माना जाता है बताओ? बोलो, उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए, तो ये पॉइंट यहां पर नोट कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, प्रस्ताव में कुल बिंदु, कुल 8 बिंदु थे, ठीक है ना। और यहां पर यह भी बताएंगे, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की गई। तो वो बता देंगे, डेट, समय बता दीजिए। 22 जनवरी 1947। ये डेट आपसे बहुत पूछी जाती है, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, और ये बता देंगे जो हमारी संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बता देंगे, प्रस्ताव को संविधान की मार्गदर्शिका, संविधान की मार्गदर्शिका और प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, ऐसा कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। मार्गदर्शिका,
इसी को प्रस्तावना का क्या मिला, स्थान प्राप्त हुआ। तो संविधान की मार्गदर्शिका किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना क्या था, यही उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या मानते हैं, प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा ने से स्वीकृति प्रदान की थी। तो नोट कर लीजिए, 5वीं बैठक। तो ये कार्यप्रणाली के बारे में हो गया आपके में, किसके बारे में हो गया मेरे बच्चों बताओ, कार्यप्रणाली। तो कैसे कैसे रहा, क्या क्या रहा, नोट कर लो अच्छे तरीके से, फिर हम आगे की चीजों को समझाएंगे आपको, है ना। हम्म अब जब आप यहां तक आ गए तो अब आप देखिए कि ये कुछ वो दौर था जहां पर कुछ चीजें पैरेलल चल रही थी, समानांतर चल रही थी। जैसे इधर संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, उधर हलचल पैदा हो रही थी। मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, अलग से एक अपना संप्रभु राष्ट्र प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, है ना, पाकिस्तान के रूप में। और आपको पता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया उसका किसके द्वारा किया गया, वो मोहम्मद रहमत अली के द्वारा किया गया था, और 1933 के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान वर्ड जो आया वो रहमत अली के द्वारा दिया गया, 1933 में दिया गया, और इसी को पाकिस्तान के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और उसकी लगातार मांग कर रही थी कौन, मुस्लिम लीग। लेकिन इसको जब देखा कि ये चीज सुलझ नहीं रही है तो इसके टोटल कंप्लीट समाधान के लिए, ठीक है ना, माउंटबेटन योजना लाई गई। अब ये माउंटबेटन योजना क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आप इसे पॉइंट देखेंगे बड़े मजेदार है, और क्वेश्चन के रूप में डिक टू डेट पूछा जाता है ना। तो बता दूं मैं आपके लिए, चलो नोट करो आगे का पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में बता देंगे माउंटबेटन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में समझो। यह भारत के राजनीतिक समाधान के लिए योजना थी। इसे भारत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, इसे जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को इसको लाया गया। इसे डिकवर्ड प्लान भी कहा जाता है, और इसी को बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। बाल्कन का मतलब होता है छोटे छोटे देश, जैसे यूरोप में हुआ था, यानी कि भारत को बांटने का एक प्रयास था। और इसमें हुआ भी ये कि इसके आने के बाद भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 संप्रभु राष्ट्र खड़े हुए, एक कौन हो गया, भारत, और दूसरा कौन सा हो गया, पाकिस्तान। और इस प्रकार से भारत अधिराज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। तो माउंटबेटन योजना वो योजना थी जो भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए लाई गई थी। और राजनीतिक समस्या का समाधान ये था कि भारत से एक भूभाग अलग किया जाए, और धर्म के नाम पर अलग हो, और वो धर्म होगा मुस्लिम धर्म, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से एक प्रांत होना चाहिए, वो हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते। तो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे उनको चिन्हित करके उनको सौंप दिया गया। और आप इतिहास जानते हैं कि इसके लिए 2 क्षेत्र निर्धारित किए गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था वो आज बांग्लादेश के रूप में है, और वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान को जो कहते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान जो है वो है। क्लियर हुआ। और आप जानते हैं जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसे 1971 में भारत सरकार के सहयोग से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में क्या मिली, पहचान प्राप्त हुई, और नाम क्या था इसका, बांग्लादेश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार की ये घटनाएं थी। तो जब ये घटनाएं घटित हुई तो फिर संविधान सभा की भी समस्या आई, क्योंकि भैया उधर संविधान सभा की जो पूरे टोटल के लिए था, तो उस पर क्या चर्चा हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। माउंटबेटन योजना के बाद में संविधान सभा का जो था उसका पुनर्गठन किया गया, और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाने के लिए अलग कर दिया गया। भारतीयों के लिए, भारत का, हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, तो 31 अक्टूबर 1947 को टोटल संख्या इसकी जो बची थी वो कितनी थी बताओ, 299 सदस्य थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पॉइंट आपको यहां समझना है। तो जितना मैंने समझाया है फटाफट से आप उसे नोट कर दो, है ना। सभी के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। मैं आपको पॉलिटी सीक्वेंस के साथ उस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे, है ना। चलो
माउंटबेटन योजना। समय बता दो। जून, 3 जून। कितना जून बच्चों बताओ? 1947 को लाए गए। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें तो इसके उपनाम बता दो। इसे कई नामों से जाना जाता है और वो उपनाम कौन कौन से हैं? पहला, जून में लाए तो जून योजना कहते हैं इसे, जून योजना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, जून योजना। दूसरा इसका नाम क्या है? जून योजना। भारत विभाजन योजना, क्योंकि इससे भारत पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्रों का क्या हुआ? उदय हुआ। भारत विभाजन योजना, भारत विभाजन योजना। तीसरा पॉइंट, इसे डिकीवर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया पॉइंट के रूप में, ये पूछा जा चुका है। डिकीवर्ड, डिकीवर्ड प्लान किसको कहा गया है? तो किसको बताओ? माउंटबेटन योजना को, डिकीवर्ड प्लान। नेक्स्ट, इसे बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है, बाल्कन योजना भी कहा जाता है। क्लियर हो गया कि ना? तो जून योजना, भारत विभाजन योजना, डिकीवर्ड प्लान, बाल्कन योजना, ये सब माउंटबेटन योजना के नाम हो गए जिन नामों से इसे जाना जाता। इसका उद्देश्य बताओ, क्या उद्देश्य था? इस योजना का उद्देश्य था भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करना। भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करना। तो भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करने का इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है ना? किस किस रूप में हुआ बताओ? एक तरफ हो गया भारत, और कौन हो गया बताओ? पाकिस्तान। इसके रूप में इसका विभाजन, ये इसका समाधान था। अगर हम बात करें कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को एक अधिराज्य रूप के रूप में स्थापना हुई, तो बता दीजिए योजना के तहत भारत अधिराज्य के रूप में स्थापित हुआ। समय बता दो। समय क्या था? सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नोट करके रखेंगे, पॉइंट छूटना नहीं चाहिए एक भी। ओके, क्लियर है? हाँ, तो योजना के तहत भारत अधिराज्य के रूप में स्थापित हुआ 15 अगस्त 1947 को। हो गया? गुड, नोट कीजिए। आगे चलो, आगे हम बात करें किसकी? तो यहां पर आप बता देंगे अगला पॉइंट। अब हुआ यह था कि भारत पाकिस्तान के रूप में दोनों अलग हो गए, तो अब जो संविधान सभा थी उसकी सदस्य संख्या, उसकी संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन होने के बाद में 31 अक्टूबर 1947 को हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 299, 299। तो यहां पर बताइए, माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना? और इस पुनर्गठन के तहत आप बता देंगे अक्टूबर 1947 में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान
सदस्य संख्या नोट कर देंगे 299। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चों, नोट कीजिए। वेरी गुड। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा? आज की क्लास में आप एक कदम आगे आए और आज की वो महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें आपको विभिन्न एग्जामों में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में बार बार रिपीटेबल क्वेश्चंस के रूप में आपको पॉइंट मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने बड़े आनंद के साथ में इस क्लास को सुनेंगे, अच्छे से इसे नोट्स भी बनाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब हमारी अगली क्लास होगी ना, वो और भी मजेदार होने वाली है। जैसे जैसे हम पॉलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट, हमारा आनंद बढ़ता ही जाएगा, है ना? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम सब लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना? और इससे आगे की चीज़ों को हम समझेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।